बच्चों 100% ऐसे ही आएगा। 11वीं ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 100% ਪਾਸ ਹੋ ਕੱਲ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ 100+1 ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕੱਲ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਹੋ, 100% ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 60+ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 40+, 70 ਚੋਂ 40+ आराम ਨਾਲ स्कोर कर लेंगे। आप PSCB के लिए आपको इससे अच्छी वीडियो नहीं मिलेगी 11th की, ठीक है। इसमें आपको सब मिलेगा जो आपके लिए ज़रूरी है। आप EYQs करवा दूंगा, ठीक है। मैं आपको जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो करवा दूंगा। मैं आपको एक सैम्पल पेपर भी करवा दूंगा, ठीक है। सैम्पल पेपर के साथ साथ मैं उसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा आपको इस वीडियो में, और जो भी कुछ आ सकता है वो मैं आपको सारा इस वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले ना हम, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर की बात की थी पहले ही, ठीक है। तो देखिए ये ना ज़रूरी बहुत है स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको बता दिया था कि 70 नंबर का हमारा थ्योरी पेपर होगा, 25 की प्रैक्टिकल, 5 की इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चंस होंगे? 21 क्वेश्चंस होंगे। और क्वेश्चन 1 में जैसे 4 सेक्शंस होंगे, A, B, C और D, और इसमें तो 5-5 वाले क्वेश्चन होंगे, इसमें 3-3 वाले क्वेश्चन होंगे, इसमें 2-2 वाले क्वेश्चन होंगे, और इसमें 1-1 वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। ये आपका चैप्टर वाइज है कि सम बेसिक कंसेप्ट्स में से कितना काम आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से कितना काम आएगा। बच्चों 100% ऐसे ही आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मिली है ये सारी चीज़ें ना। आप पंजाब एजुकेट जो ऐप है आपकी, या बोर्ड की साइट है, या उनका टेलीग्राम पर चैनल है, उस पर वेरीफाई कर सकते हैं। 100% यही पैटर्न है, यही पेपर आएगा आपको, कल देख लीजिएगा आप, ठीक है। इसके बाद मैं आपको, ये तो हमने बता दिया था, ठीक है। उसके बाद ये जैसे मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी आपने देख ली, ये भी आपको समझ आ गई, ठीक है। डायरेक्ट पेपर की तरफ ले चलता हूँ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हो ना बच्चों, ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हो मार्च 2025 का, ये आया था, ठीक है। पिछले साल जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं वो भी पंजाब बोर्ड के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो 11th के उनको ये क्वेश्चन पेपर आया था। और इसमें जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वही हर साल आपको मिलेंगे सैम्पल पेपर्स में, आप आराम से देख लीजिएगा। सेम पैटर्न जो मैंने बताया था वही पैटर्न इसमें है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको ये सॉल्व करवा दूं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.0051। अब देखिए इसमें 0.0051 है, ठीक है। इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं आपकी, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा इस केस में? आपका सही आंसर होगा, शाबाश, आपका सही आंसर होगा 2। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो कौन सी चीज़ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती? जैसे देखिए आपके पास ना मोलैरिटी होती है, ठीक है, और हमारे पास मोलैलिटी होती है, ठीक है। तो ये जो मोलैलिटी है ना, मोलैलिटी को कैपिटल M से लिखेंगे और मोलैलिटी को स्मॉल m से लिखेंगे। तो ये जो मोलैलिटी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर से। टेम्परेचर के चेंज होने से मोलैलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस केस में क्या होगा? आपका मोलैलिटी आपका सही आंसर होगा। ये उस बच्चे ने पहले से ही सॉल्व कर रखा है, आपको तो कुछ आंसर्स मिलेंगे इसमें, सारे नहीं मिलेंगे, मैं कर दूंगा सारे सॉल्व आपको। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, वो है द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कार्बन के 6 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? अब आपसे पूछा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इसके रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसीलिए बता रहा हूँ ज़्यादा। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा? गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, या आप मोलर मास नॉर्मली बोल सकते हो। अब देखिए ये जो हमारा था, ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन इज, तो 6 ग्राम ऑफ कार्बन में नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम? तो गिवन मास कार्बन का कितना है? 6 ग्राम, ठीक है। 6 ग्राम बाई, और मोलर मास कितना होता है कार्बन का? 12, आपको पता था, 1/2 यानी कि 0.5। तो हमारा जो सही आंसर होगा इस केस में वो क्या आएगा? 0.5। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है द स्टेट ऑफ प्रेशर इज डिस्क्राइब्ड बाय। तो ये थर्मो में से पूछा गया है। अगर आपको नहीं आता थोड़ा भी तो मैं बता दूं आपको कि कोई भी सिस्टम जो होगा, ठीक है, जैसे ये कोई सिस्टम है तो उसके बाहर वाली चीज़ को सराउंडिंग बोलेंगे, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम होगा ना वो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो इस केस में आपका जो सही ऑप्शन क्या बनेगा इसका? द स्टेट ऑफ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। उसके बाद आता है हमारे पास एसिडिक का सोल्यूशन है pH वैल्यू। हमारा pH स्केल है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 14 है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो वैल्यू होगी सारी ये होगी एसिडिक, और ये जो वैल्यूज़ होंगी सारी ये होगी बेसिक, और बीच में यहाँ पर ये होगा न्यूट्रल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। pH स्केल था हमारा, तो अब 0 से 7 के बीच कोई भी चीज़ आएगी तो वो क्या होगी? एसिडिक होगी, ठीक है। तो इस ऑप्शन में, यानी कि इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन था
एसिडिक सोल्यूशन हैव पीएच लेस देन 7। तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। मैं इतना ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ना घुमा फिरा कर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये मैं एक एक्स्ट्रा बात आपको समझाऊं कि अब आप सभी 11th में, आपको पता है कि आपका 100% पेपर जो है वो यूट्यूब पर आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि ना आपका जो स्कूल के टीचर होंगे वही आपका क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा सेट करेंगे, तो हर एक टीचर थोड़ा अलग होगा। पर जो टॉपिक और जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, 90+ से ज़्यादा यही 90% से ज़्यादा यही चांस है कि आपको यही इन्हीं में से क्वेश्चन जो होंगे वो पूछे जाएंगे। मैंने 8 साल से ज़्यादा पंजाब बोर्ड के बच्चों को ही पढ़ाया है, तो मतलब मैंने 8 बार 11th के एग्जाम्स देख लिए, ठीक है। एक बार मैं 12th में था, एक बार मैं 11th में था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 10 साल से मान लीजिए कि मैं 11th के एग्जाम्स देख रहा हूँ, तो आप आराम से मुझ पर विश्वास कीजिए और फिर हम ये कर देंगे सारा, ठीक है। अब तो थोड़ा एक्स्ट्रा बताने का यही मोटिव था ना कि अगर मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा, ठीक है, तो उससे ये वीडियो तो लंबी होगी पर ना 100% आप पास हो जाओगे यार आराम से, क्योंकि ना इन एक्स्ट्रा, जैसे मान लीजिए जो क्वेश्चन करवाया वो डायरेक्टली नहीं आया, पर जो एक्स्ट्रा बताया उसमें से भी पूछा जा सकता है। यानी कि मैं एक साथ आपको एक क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं आपको ना 3-4 क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो थोड़ा सब्र करके बैठ जाइए और आराम से बस वीडियो देखिए। इसके बाद ना मुझे दूसरी वीडियो अपलोड ही नहीं करनी पड़ेगी, ये एक ही पेपर इनफ होगा आपके लिए। पर अगर आप बोलेंगे तो मैं दूसरी एक और वीडियो भी जो होगी सेकंड पार्ट इसका मतलब इस क्वेश्चन पेपर वाला, अरे यार थर्ड पार्ट होगा ना, हाँ थर्ड पार्ट अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटाशियम इन पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। तो ये यानी कि पोटाशियम जो है हमारा उसकी, तो पोटाशियम जो है हमारा पोटाशियम उसकी KO2 के अंदर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो चलिए करते हैं इसे भी सॉल्व। अभी ना आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे, ठीक है, हो सकता है मान लीजिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर पूछे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर एक ही चीज़ होते हैं, ठीक है। ये चार्ज ही होता है असल में, उसके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। अब देखिए जैसे हमें इस केस में था KO2, ठीक है, तो ये है पोटाशियम, और पोटाशियम एल्कली मेटल से बिलोंग करता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, ठीक है, उसके बाद सीजियम, फ्रेंशियम। तो ये जो सारे हैं ये सारे क्या करेंगे, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ठीक है। हमें पता चल गया कि जो पोटाशियम है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो KO2 के अंदर उसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए फिर +1, क्योंकि वो हमेशा एल्कली मेटल्स क्या करेंगे, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेंगे, ठीक है। तो इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटाशियम इन KO2, आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है पोटाशियम की इन KO2 में क्या आनी चाहिए, +1। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया +1। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब देखिए मैं आपको आराम से समझाता हूँ कि अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया तब आप क्या करोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें क्या था, इसमें हमें ना जैसे C2H4 दिया गया है, ठीक है। तो जैसे देखिए इसमें हमें C2H4 दिया गया है। अब अगर आप इसे बनाओगे तो C डबल बॉन्ड C 2 आ गए, हाइड्रोजन 2 यहाँ पर आ गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए। तो अब इस कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है। अब आप याद रखिएगा, एक सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा, एक डबल बॉन्ड भी 1 सिग्मा, एक ट्रिपल बॉन्ड भी 1 सिग्मा। इतना नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब अगर जैसे मान लीजिए 2 सिग्मा होंगे आपके पास, 2 सिग्मा मिलकर बनाएंगे sp, और 3 सिग्मा अगर मिलेंगे तो ये तीनों बना देंगे sp2। आपको इतना समझ आया, ठीक है। 2 सिग्मा क्या बनाएंगे, sp, 3 सिग्मा क्या बनाएंगे, sp2, 4 सिग्मा क्या बनाएंगे, sp3। तो अब देखिए अभी मैंने क्या बनाया था कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, ये बना हमारा C2H4। और इसमें जो कार्बन है इसकी जो स्टेट है, जैसे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, एक सिंगल बॉन्ड, एक ये जो डबल बॉन्ड होगा ये भी सिग्मा, ये भी 1 सिग्मा, ये भी 1 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा यानी कि sp। तो अब चलते हैं, ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज sp2, तो ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। उसके बाद आया है नेम द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5, ठीक है। अब हमें ना PCl5 की स्ट्रक्चर पूछी जा रही है। तो देखिए जैसे PCl5 है, ठीक है, PCl5 है। PCl5 में जैसे तो मैं आपको नॉर्मली समझाता हूँ, जैसे पहले एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ। तो जब हम देखेंगे ना तो इसकी ऐसी स्ट्रक्चर जो है वो बनेगी। इस स्ट्रक्चर को या इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। अब इसमें ना देखिए एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये है। इसमें ना 5 सिग्मा बॉन्ड है, 5 सिंगल बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड। 5 सिग्मा बॉन्ड से क्या बनेंगे, कौन से बनेंगे, sp3d2। आप ऐसे गिन लीजिएगा, D1 और एक S आ गया, P 3 4 हो गए, एक D 5 हो गया, ऐसे गिन लीजिएगा, आपको याद रह जाएगा,
ठीक है। तो क्वेश्चन में तो बस इतना पूछा गया था कि नेम द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। तो PCl5 की स्ट्रक्चर का नाम हमने बता दिया कि PCl5 की स्ट्रक्चर का नाम भाई क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। वहाँ पर मैंने लिख दिया था, तो यहाँ पर तो ना लिखूँ, चलो लिख देता हूँ, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, नोट कर लीजिए, आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। उसके बाद में पूछा जा रहा है कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन इन स्ट्रक्चर ऑफ O3। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज अब हमें पूछा गया है फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारा। अब मैं आपको समझाता हूँ फॉर्मल चार्ज, रुकिए। तो हमें पूछा क्या क्या गया था कि फॉर्मल चार्ज बता दो, फॉर्मल चार्ज। ठीक है, फॉर्मल चार्ज किसका, हमें पूछा क्या गया है, हमें फॉर्मल चार्ज पूछा गया है ऑक्सीजन का O3 के अंदर। ठीक है, तो ये हम बताते हैं आराम से क्या होगा। तो देखिए, फॉर्मल चार्ज जो है उसका फॉर्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड पेयर्स बाय 2। ठीक है, तो आप समझिए कि जैसे ये हमारी क्या है, ये हमारा है ओजोन का एक एटम, यह है दूसरा एटम, यह है तीसरा एटम। ठीक है, इसके पास कितने हैं, 2 4 2। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर ये बनेगी, ये समझाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, अब आपको तो नॉर्मली बता देता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए आप इसे उठाइए, इस ऑक्सीजन को उठाइए समझने के लिए। तो इसमें देखिए, इस हमें पता है किसी भी ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6। ठीक है, अब ना देखिए लोन पेयर, एक तो ये लोन पेयर है कि ये लोन पेयर है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। उसके बाद देखिए बॉन्ड पेयर कितने, एक और एक, 2 बॉन्ड पेयर हैं। अब एक बॉन्ड पेयर में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले केस में आ गए, तो 4/2 2। तो ये आपका आया 6 - 4 - 2 यानी कि 0। ठीक है, तो ओवरऑल जो फॉर्मल चार्ज होता है ऑक्सीजन का वो कितना होता है, 0। और आप कैलकुलेट कैसे करोगे, इस फॉर्मूले से, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन इन O3 वो हमने कैलकुलेट कर दिया था, कितना था, 0। अब ये अगला कर दीजिएगा आप, स्टेटमेंट ऑफ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, इजी स्टेट ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल की एक छोटी और सिंपल डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूँ, लिख लीजिए कि इफ़ यू चेंज समथिंग, if you change something, the system tries to undo that change। ठीक है, ये होगी आपकी सही डेफिनेशन। ओके, इफ़ यू चेंज समथिंग द सिस्टम ट्राइज टू अनडू दैट चेंज। एक ही नंबर का है तो हम बस इतना ही लिखेंगे, वैसे इसकी डेफिनेशन काफ़ी बड़ी है। अब इसके बाद देखिए 10 क्वेश्चंस, अब हमने क्या कर दिए, अब हमने 10 क्वेश्चंस कर दिए। ठीक है, छोटे, वो मैंने आपको आराम से अच्छे से समझा दिए। अब इसके बाद देखिए आपको ना एक पैसेज आएगा, अब आपको क्या आएगा, एक पैसेज आएगा, और वो पैसेज इस केस में तो ये आया है, इस केस में ये जो पैसेज है हमारा वो आया है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये आया है 3rd यूनिट से, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये आप रीड कर लीजिए, मैं आपको डायरेक्टली सीधा क्वेश्चंस करवा देता हूँ। अब देखिए पहला है, हाउ डज द साइज ऑफ एन एटम वेरी विद इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मैं जैसे अब आपको नॉर्मली समझाता हूँ। ठीक है, ये साफ कर देते हैं, ये ट्रेंड आ जाएंगे आपको, ये ज़रूरी भी थे काफ़ी, कि जैसे देखिए आप समझिए कि जैसे मान लीजिए यही है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। ठीक है, सीजियम है। तो जब ना हम क्या करेंगे कि ग्रुप में नीचे आएंगे, तो जब भी हम क्या करेंगे, ग्रुप में नीचे आएंगे तो जो इनका साइज़ होगा वो हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। ग्रुप में नीचे आएंगे तो साइज़ क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जा रहा है, हाउ डज द साइज ऑफ एन एटम वेरीज विद इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो हम क्या लिखेंगे कि इंक्रीज़ करेगा। जब आप देखोगे ना तो आपको देखो यहाँ पर मिल भी जाएगा, ये देखिए विद इन अ ग्रुप द पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक विद इन अ ग्रुप पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। ठीक है, तो मैं दोबारा दिखाऊंगा नहीं आपको, आप अपने आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ इज अ कैटायन फॉर्म्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल एटम। तो ये भी आपको मिल जाएगा उसी के अंदर, आप अगर ध्यान से देखोगे, पर मैं बता देता हूँ। जैसे ये मान लीजिए कोई न्यूट्रल एटम है, ठीक है, तो अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये कैटायन बन जाएगा। ठीक है, लूज़ करने से, कैसे, लूज़ करने से। तो ये भी उसमें लिखा हुआ है, ये आपको समझ आ जाएगा आराम से। उसके बाद वाई इज कैटायन स्मॉलर देन पेरेंट एटम। ठीक है, तो आप समझिए, जैसे तो जैसे मान लीजिए ये एटम है, ठीक है,
और जब हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब ये जो एटम है, ठीक है, इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो तो चला गया, पर प्रोटॉन्स तो नहीं है, तो ये ज़्यादा ज़ोर से खींचेंगे अब इनको, तो इसका जो साइज़ होगा ना वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन ही चला गया, तो आप ऐसा समझिए लास्ट शेल ही चला गया, तो इसका शेल छोटा हो गया, ठीक है, तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, इसका साइज़ छोटा हो जाएगा कैटायन का, पर एनायन का साइज़ इंक्रीज़ करेगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है, ऐसा समझ लीजिएगा, आएगा इलेक्ट्रॉन तो साइज़ इंक्रीज़ होगा, जाएगा इलेक्ट्रॉन तो साइज़ डिक्रीज़ होगा। उसके बाद है वाई इज कैटायन स्मॉलर देन पेरेंट एटम, ये मैंने समझा दिया। उसके बाद आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज़ क्या होती हैं, तो जिनके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम हो, जैसे कि मान लीजिए O2 नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, नियॉन, ठीक है, Na पॉजिटिव, इन सब के अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो 10 ही होंगे, तो यानी कि ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं। और एग्जांपल तो मैंने आपको दे ही दी, तो ये पांचों क्वेश्चन आपको पैसेज में मिल जाएंगे, आराम से ढूंढिए, ठीक है, ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं, ऊपर ही होंगे, थोड़ा सा देखने पर ही आपको मिल जाएंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इसमें अब क्या हो, अब अगर मैं आपको ज़्यादा समझाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं अब डायरेक्टली आपको आंसर्स बता देता हूँ। तो ये जो है ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस, ये फॉल्स होगा आपका, ठीक है, समझा तो सकते हैं पर काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्लोरीन कैन नॉट हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ये ट्रू है, फ्लोरीन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आ सकती, फ्लोरीन ना मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट सबसे ज़्यादा, तो वो हमेशा -1 ही शो करेगा, वो हमेशा क्या करेगा, -1 ही शो करेगा। उसके बाद सिस ट्रांस आइसोमर्स हैव अ डिफरेंट डाइपोल मोमेंट्स, तो ये आपका क्या है, ट्रू। उसके बाद है रेजोनेंस ब्रिंग्स डाउन द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, तो ये फॉल्स है, रेजोनेंस से ना स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी मॉलिक्यूल की, इसमें है कि कम होगी, इंक्रीज होगी, आप याद रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं हमारे दो नंबर वाले क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड HNO3, तो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए आ गया, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको बता दूंगा अभी, ठीक है, 2 नंबर में ये पूछा गया है। उसके बाद व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, तो बोर एटॉमिक मॉडल आपको पता ही है कि अकॉर्डिंग टू बोर एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस वेयर द एंटायर पॉजिटिव चार्ज इन मास एंड ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड, ठीक है, तो ऐसे 3 पोस्टुलेट्स थे, आपको पता ही है, वो 2-3 आप लिख दीजिएगा। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ एलिमेंट्स की, डायगोनल में प्रॉपर्टीज सेम होती है एलिमेंट्स की, जैसे कि हाइड्रोजन लिथियम, वहाँ पर बेरिलियम, नीचे मैग्नीशियम, तो लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज सेम हो सकती हैं, तो ये डायगोनल रिलेशनशिप था, ये बता दीजिएगा। वैलेंस बैंड थ्योरी आपसे पूछी गई है, Cp-Cv आपको पता है R होगा, Cp-Cv क्या होगा, R, तो ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इन्हीं में आपके नंबर कटेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं, 2-2 वाले सेक्शन पर रुक कर आएंगे, पहले हम डायरेक्टली चलते हैं 3-3 वाले सेक्शन पर। ये देखिए, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, उसमें डिफरेंस आ गया, ठीक है, तो 3-3 वाले क्वेश्चन देखिए। तो यही था, मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि जैसे कि आपको बोला था कि एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन पर जो क्या है न्यूमेरिकल आ सकता है, तो ये इन्हीं पर है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ये आपको सॉल्व करके दे दूंगा। वैसे मैंने ना देखिए PDF बना रखी है क्या, उसमें मैंने ये सॉल्व करके ही रख रखा है, तो ये भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर आ गया। फिर देखिए, मैंने आपको कहा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जा सकता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है 25 में। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, कार्बोकेटाइंस क्या होते हैं, ये कार्बोकेटाइंस वाला है ना, ये GOC में से आया है, ठीक है। उसके बाद अपना ध्यान से देखते चलिए वीडियो। उसके बाद देखिए 5 नंबर वाले में मैंने आपको बताया था कि एक तो वेस्पर थ्योरी आ गई, ठीक है, और दूसरा देखिए O2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आ गई, O2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आ गई, O2 का मॉलिक्यूल और डायग्राम हमें लिखना है। और देखिए 5 नंबर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आ गई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, बॉन्ड ऑर्डर लिखना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लिखनी है, ठीक है। ये भी मैंने बता रखा है इस PDF में, जो मैंने आपको दिखाई है इस PDF में, ये भी मैंने दे रखा है, आपको मिल जाएगा लास्ट में, ठीक है। ये रहा, ठीक है, तो ये रहा। इसमें ये देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए दे रखा है यहाँ पर, और ये सारा है जो, ये देख लीजिएगा आप, मैं बता दूंगा आपको। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में से आ गया। अब आपको जो मेन बताना था ना, वो ये था कि आपको ध्यान क्या रखना है कि O2 का भी आ सकता है
और N2 का भी आ सकता है, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे तो ये दोनों मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। सोल्यूशन तो मैं आपको दूंगा ही इस वीडियो में, पर कि अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती तो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा आपको, वो सुबह तक अपलोड कर देंगे हम, ठीक है। मतलब अगर 5 तारीख को आपका पेपर है तो 5 तारीख को सुबह 4 बजे उठकर अगर आप चैनल पर देखोगे, 5 मार्च को सुबह 4 बजे उठकर चैनल पर देखोगे तो आपको इनके सोल्यूशन की वीडियो मिल जाएगी। अगर आप कमेंट करोगे तो एक्सप्लेन कर देंगे। तो उसके बाद देखिए, मैंने आपको कहा था कि रिएक्शंस आ सकती हैं, जैसे वुड्स रिएक्शन आ गई, ओजोनोलिसिस आ गई, ऑक्सीडेशन आ गई, ठीक है। तो ऐसे ना नेम रिएक्शंस आ जाएंगे आपको। मैंने बताया था वुड्स रिएक्शन कर लीजिएगा, फिटिंग रिएक्शन कर लीजिएगा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन कर लीजिएगा, हेलोजिनेशन कर लीजिएगा, ओजोनोलिसिस कर लीजिएगा। तो यही कुछ रिएक्शंस हैं जो आ जाती हैं। एक एक्स्ट्रा चीज़ जो आपको बताऊँ वो ये है कि नोमेनक्लेचर में भी कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है कई बार, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये इक्वेशन के ये रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन 2 है, ये एसाइलेशन भी है, ठीक है। तो ये भी आ जाती हैं कई बार। तो ये थे 5-5 वाले क्वेश्चन, ये 3-3 वाले क्वेश्चन है, ठीक है। देख लीजिए आराम से, इन्हीं के सेम आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस। उसके बाद 2-2 वाले जो आपको दिखाए थे उनमें देखिए सिग्मा और पाई में डिफरेंस आ गया, ये भी आपको बोला था। और आइसोमर से भी पूछा गया है। उसके बाद देखिए ये ना, ये देखिए ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में डिफरेंस भी पूछा गया है, तो ये भी आ सकता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ना जो टॉपिक्स बताए हैं अगर आपको वो चाहिए, ठीक है, जैसे आज की वीडियो में आपको जो टॉपिक्स बताए हैं, अगर आपको उनमें से कोई समझना है, मतलब नहीं आता, आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन कर दूं, बोर्ड पर समझा दूं जैसे पिछले वीडियो में बता रहा था, तो आप कमेंट कर दीजिए, हम उस पर भी आपके एग्ज़ाम से पहले बना देंगे। और ना 5 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, यानी कि परसों या कल, तो आप सुबह 4 बजे उठकर देखोगे ना तो पक्का चैनल पर वीडियो आ जाएगी, या मैं लाइव आकर भी आपको ये जो सारे कंसेप्ट है वो पक्का करवा दूंगा, उससे आप पास हो जाओगे, ठीक है। अगर आपको कोई और पेपर चाहिए, जैसे ये तो पक्का पेपर ही था, पिछले साल आया था, आपको इस साल का कोई सैम्पल पेपर चाहिए या आपको कोई 1-2 क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो और प्रैक्टिस करनी है, तो आप बता दीजिए, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि पंजाब बोर्ड के बच्चों के पास ऐसी अच्छी वीडियोस पहुंच सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक। तो गुड लक बच्चों आपके केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए। तो ये है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे ये एक एग्जांपल थी और ये एज इट इज़ आई है बोर्ड में, कई बार आपसे पूछी जा चुकी है 11th के क्वेश्चंस में, तो ये पूछी जा सकती है। ये दूसरा, ये ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, ठीक है, ये उसी का आंसर था। उसके बाद देखिए ये आ गया मोल कंसेप्ट का न्यूमेरिकल। तो इसमें आप एक बात याद रखिएगा कि एक मोल जो होगा, ठीक है, एक मोल जो होगा, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻⁻23 पार्टिकल्स होंगे, और सामने हम लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास या लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। उसके बाद ये उसका न्यूमेरिकल था। उसके बाद हम देखते हैं आगे, ये देख लीजिएगा, आप बोलोगे तो मैं समझा दूंगा, पर अभी समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो। ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस था। ऑर्बिट आपको जैसे थोड़ा सा समझाऊं तो एटम है उसके अराउंड ये जो चीज़ है इसे हम ऑर्बिट बोलेंगे। और ऑर्बिटल क्या है कि इन्हीं के अंदर ना कोई ऐसी स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई हो, उन्हें हम ऑर्बिटल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये देख लीजिएगा, ठीक है, ये फॉर्मल चार्ज है जो भी आया था। फॉर्मल चार्ज पर भी कुछ ना कुछ पूछा जाता है, ठीक है। और ये सिग्मा और पाई में डिफरेंस आ गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा वो जो आपको बताया था, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला वो आ गया। तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो तभी मैंने आपको बोला था कि वीडियो देखने के बाद 100% आप क्या हो जाएंगे, आराम से पास। अब अगर कुछ बच गया जो आ सकता है या पूछा जा सकता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में यानी कि एक और पेपर आपको करवा दूंगा, उसमें बता दूंगा, तब हम मिलेंगे और देख लेंगे। तो ठीक है बच्चों, अभी के लिए बाय।